नोन एज क्या कहलाती थी? दैट इज नोन एज परप्यूस, और क्या कहलाती थी? दैट इज अ फोर स्किन। क्लियर है यहां पर? मैंने कहा कि स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड या स्पेशल टाइप ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस वाले कैसे होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स। दैट इज एन ऑयल ग्लैंड। So that is a special type of oil glands present in purpose, called preputial gland. क्या कहलाते हैं ये? That is called as a preputial gland, which release सेमिग्मा। ये क्या रिलीज कर रहा है? ये ग्लैंड क्या रिलीज कर रहे हैं? प्रीप्यूटियल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? सेमिग्मा। ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा है दैट इज स्टार बनाकर, दैट इज अ सर्कमसिशन। दैट इज अ सर्कमसिशन। सर्कमसिशन जानते हैं? नहीं? तो दैट इज अ रिमूवल ऑफ परप्यूस बाय सर्जरी। यानी सर्जरी से किस चीज को रिमूव करना? दैट इज अ परप्यूस को। समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली आमतौर पर ये मिलता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, क्रिश्चियंस में, ज्यूज में, इनमें ज्यादातर होता है ये कुछ। ठीक है, दैट इज अ सर्कमसिशन। कुछ यहां तक बात समझ गए? फिर मैंने कहा कि परप्यूस इज अटैच्ड with glans penis by frenulum perpus। यानी ये किससे अटैच रहता है? दैट इज अ फ्रेनुलम परप्यूस से अटैच रहता है ये परप्यूस जो है। यहां तक क्लियर है बात? फिर मैंने कहा कि अब आते हैं बेसिकली कुछ अब ग्लैंस पेनिस के पीछे की बात करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि पेनिस ऑल्सो कॉल्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन था। दैट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है ये बेसिकली कॉपुलेटरी ऑर्गन इंट्रोमिटेंट भी कहते हैं। कॉपुलेटरी इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। तो दैट इज अ कॉपुलेटरी इंट्रोमिटेंट ऑर्गन का मतलब है ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। ठीक है। तो पेनिस को हम कह रहे हैं, एक नाम और दिया मैंने, दैट इज अ कॉपुलेटरी इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, और ये बेसिकली कहलाता है ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। तो नेक्स्ट का दैट इज अ रूट ऑफ पेनिस कंटेन मसल्स। यानी रूट ऑफ पेनिस के अंदर क्या मिलेगा? मसल्स मिलेंगी, कॉल्ड क्रूरा। इन मसल्स को आप क्या कहते हैं? दैट इज अ क्रूरा।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दैट इज अ बॉडी ऑफ पेनिस पर। तो इसके अंदर कितने बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मासेस थे? तो इट हैव कितने थे भाई? 3 longitudinal cylindrical masses. 3 longitudinal cylindrical masses थे of erectile tissue. ठीक है, किसके टिश्यू, कौन से टिश्यू थे? दैट इज erectile टिश्यू। और वो कौन कौन से मासेस थे भाई, जरा बताइए, नाम क्या क्या थे उनके? दैट इज अ कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस या कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। दैट इज अ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा कितने थे? दैट इज 2। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम कितना था? दैट इज 1। लिखा? अच्छा ये बताइए कि पेनाइल यूरेथ्रा किसमें मौजूद था? दैट इज पेनाइल यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। Opening of penis is called penile or urethral meatus. That is urethral meatus. तो ये कहलाएगा ओपनिंग ऑफ पेनिस कहलाता है, दैट इज अ पेनाइल यूरेथ्रल मीटस। अब सवाल ये आता है कि कैसे ये पेनिस जो है इरेक्ट होता है फॉर कॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो दैट इज अ इरेक्शन ऑफ पेनिस, कि पेनिस इरेक्ट कैसे होता है फॉर कॉपुलेशन। तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि ये सारा काम जो है वो वास्कुलर सप्लाई का है। तो मैंने कहा कि कॉस्ट ड्यू टू वास्कुलर सप्लाई। वास्कुलर का मतलब दैट इज अ ब्लड सप्लाई का है। एक बात बताइए कि अभी आपने डॉर्सल आर्टरी और डॉर्सल वेन समझ में आया था आपको या नहीं आया था? देखा था डॉर्सल आर्टरी, डॉर्सल वेन वगैरह? यस सर। अगर डॉर्सल आर्टरी, डॉर्सल वेन आपने देखा था तो ये समझ लीजिए कि डॉर्सल आर्टरी से ब्लड आएगा और डॉर्सल वेन में ब्लड जाएगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस बताइए। मैंने कहा कि ये मान Yes, लेते हैं sir. आर्टरी और ये बेसिकली है वेन। ये क्या है? वेन। और ये क्या है? आर्टरी। इसका मतलब ब्लड आएगा किसके अंदर? आर्टरी में आएगा और जाएगा किसके थ्रू? दैट इज वेन के जरिए। क्या ये बात सही है? नहीं है? हाँ जी। अब सवाल यह है कि पेनिस कैसे इरेक्ट हो रहा है। तो देखिए हुआ क्या कि जिस वक्त पेनिस इरेक्ट होगा उस वक्त क्या होगा कि आर्टरीज की हालत ऐसी हो जाएगी। दैट मीन्स के आर्टरीज इस तरीके का, ऐसे करके अगर देखें तो ये ऐसे करके आर्टरीज इस तरीके का हो रहा है, इस तरीके का आर्टरीज हो रहा है। और ये आगे चलकर इस तरीके से अगर देखें तो ये हो गया आपका दैट इज वेन। तो ये रही वेन और ये रही आर्टरी। बात समझ में आ रही है? अब अगर पहले नॉर्मल कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि जब पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा था तो ब्लड इधर से आया, ऐसे करके ब्लड आया, ऐसे आया ब्लड, ऐसे आया, ऐसे चला गया। क्लियर है बात? लेकिन इस बार जब ब्लड आया है, समझ रहे हैं, इरेक्शन के टाइम पर, तो जिस वक्त ब्लड आया
तो ब्लड यहाँ पे आने के बाद अगर देख रहे हैं तो ब्लड यहाँ पर आके भर गया, और आगे से अगर आप देख रहे हैं तो आगे से इस तरीके से तकरीबन ऐसे करके ये प्रोट्यूड हो गया, जिसकी वजह से यहां से अब ब्लड नहीं निकल पा रहा है आगे, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लड भर गया, नहीं भर गया यहाँ पर इस जगह पर। और जब ब्लड भर जाएगा तो ये इरेक्ट होगा या नहीं होगा, ये पार्ट इरेक्ट होगा या नहीं होगा, बताइए। अरे कुछ समझ में Yes, आ sir. रहा है? तो इसके जरिए बेसिकली पेनिस का इरेक्शन होगा, और जैसे ही बेसिकली इजेक्शन हो जाएगा तो ये वापस, ये जो बेसिकली इस तरीके से दबा हुआ था, ये वापस इस तरीके से आएगा, ठीक है, ऐसा आया, ऐसे आया, और ये फिर से वापस ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब अब ब्लड फिर से नॉर्मली चलने लगेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये वो कंडीशन है जिसके जरिए ये पेनिस इरेक्ट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा कि ये सारा का सारा वास्कुलर कंट्रोल है, वास्कुलर सप्लाई का कंट्रोल है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहां पर कि कॉज बाय वास्कुलर सप्लाई एंड इज कॉज्ड एंड इज कंट्रोल्ड बाय, बल्कि कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये किससे कंट्रोल हो रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप जानते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इससे होगा क्या? इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई। इसके अंदर क्या बढ़ गया? यानी ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गया। और अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि पेनाइल आर्टरीज जो है वो डायलेट हो गई हैं। दैट इज अब पेनाइल आर्टरीज जो है डायलेट हुई, ठीक है, डायलेट हो गई, कॉजिंग एनलार्जमेंट एंड हार्डनिंग ऑफ पेनिस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, पेनाइल आर्टरीज के अंदर। और इससे क्या होगा कि पेनाइल आर्टरीज डायलेट कर जाएंगी। ये देख लीजिए डायलेट करी हुई है, ये देख लीजिए पहले इतनी थी तो अब ये डायलेट कर गई। डायलेट का मतलब हुआ इसका जो डायमीटर था इंक्रीज कर गया, और इसमें ब्लड अब ज्यादा आने लगा। जब ब्लड ज्यादा आने लगा तो पेनिस ज्यादा हार्ड हुआ और ये इरेक्ट हो गया, ठीक है। और ये याद होगा आपको कि ये जो मसल्स का बंडल था उसको आप क्या कहते थे? पीछे मैंने बताया अभी। हाँ जी, मसल्स के बंडल को क्या कहते थे? तो दैट इज Sir, ड्यूरिंग Krura. दिस टाइम, हाँ, दिस टाइम। और इस वक्त क्रूरा जो मसल्स हैं, दिस टाइम द क्रूरा मसल्स आर रिलैक्स्ड। तो क्रूरा मसल जो है एक तरीके से रिलैक्स्ड हो गई हैं और ये पूरी तरीके से इरेक्ट हो गया। यहां तक क्लियर हो गई कहानी? नहीं? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट आइए। दैट इज एन ऑर्चियोपैक्सी। आपको याद होगा कि जो टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ था वो एब्डोमेन में हुआ था, याद है? और एब्डोमेन से जब बर्थ का टाइम आया तो टेस्टिस जो है वो डिसेंड कर गई थी स्क्रोटम में। क्या ये बात सही है? Yes, sir. अगर कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस डिसेंड ही नहीं कर पाती स्क्रोटम के अंदर, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया कि ऑर्चियोपैक्सी करते हैं हम। तो ऑर्चियोपैक्सी क्या होता है? तो मैंने कहा कि व्हेन अनडिसेंडेड टेस्टिस when undescended testes are brought into scrotal sac,
बाय सर्जिकल प्रोसेस। तो सर्जिकल प्रोसेस से हम क्या करेंगे कि इस टेस्टिस को दोबारा से स्क्रोटल सैक में लाएंगे ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस सर्जरी को क्या कह रहे हैं, दैट इज एन ऑर्चियोपैक्सी। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी किसको कहते थे? हाँ जी। So cutting and ligation of vast difference. अरे लाइगेट क्यों करोगे यार? तो दैट इज कटिंग एंड कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस। तो दैट इज कटिंग एंड वास्ट डिफरेंस एंड टाई इट, उसको बांध देंगे वहीं पर। तो दैट इज नोन एज अ वेसेक्टोमी। क्लियर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इरेक्शन ऑफ पेनिस की बात करें तो इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कभी नाम सुने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का? Yes, sir. While semen release is controlled by sympathetic nerve। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? नहीं आई? हाँ जी। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस किसके, कौन सी नर्व्स बेसिकली काम कर रही हैं? दैट इज This द parasympathetic. पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। और सीमेन के रिलीज को कौन कंट्रोल करा रहा है? दैट इज द सिंपैथेटिक नर्व्स। और ये दोनों की दोनों एएनएस का पार्ट था, दैट इज एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। तो अभी तक हमने जो बात की है वो मेल रिप्रोडक्टिव की बात की थी, इस बार हम बात करेंगे दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। और अब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जरा बताइए जल्दी से। हाँ जी। अ पेयर ऑफ ओवरीज होंगी, और क्या होगा? अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है दैट इज एन ओविडक्ट। इसके बाद अगर देखा जाए तो यूट्रस एंड देन सर्विक्स एंड देन वेजाइना, और फिर मैंने कहा कि दिस इज एन एक्सटर्नल जेनाइटलिया। ठीक है, दैट इज एन एक्सटर्नल जेनाइटलिया है। यहां तक कुछ बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? हाँ जी।
ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम? Yes, sir. अच्छा, इसके अंदर मैंने बताया आपको अभी कि दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर देखें तो क्या क्या पार्ट है। तो एक था बेसिकली पेयर ऑफ ओवरी, दैट इज पेयर ऑफ ओवरी था ये वाला, ठीक है। एक ये ओवरी और एक ये ओवरी दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये रहा बेसिकली फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या बताया था आपने? दैट इज एन ओविडक्ट, ठीक है या नहीं? ओविडक्ट के बाद अगर देखा जाए तो दिस इज द यूट्राइन कैविटी, यानी ये यूट्रस की वॉल है। ये तीनों की तीनों अगर देखा जाए तो दिस इज द यूट्रस वॉल। यूट्रस वॉल के बाद ये पोर्शन कौन सा आया? ये वाला, दैट इज द सर्विक्स। सर्विक्स के बाद अगर देखा जाए तो दिस इज द सर्विकल कैनाल एंड देन वेजाइना। वेजाइना के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज एन एक्सटर्नल जेनाइटलिया। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ रही? अब जरा देखिए कि अगर मैंने यहां पर कहता हूं ये जो आपने देखा है ये वाला पोर्शन, तो अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन अगर आप देखें, ये इस वाले पोर्शन को, ये जो मैंने दिखाया ये वाला दिखाई दे रहा है जिसमें शेड किया है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉड लिगामेंट। क्या कहलाता है ये? दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉड लिगामेंट। इसके बाद अगर आप फैलोपियन ट्यूब में देख रहे हैं तो यहां कुछ फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दैट इज आ फिंगर लाइक। और जो फिंगर लाइक हैं उनको आपने नाम दिया दैट इज आ फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी के बाद अगर देखा जाए तो फनल के जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज फनल के जैसा। जानते हैं फनल किसको कहते हैं? Yes, sir. हाँ, फनल के जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज एन इनफंडिबुलम। फिर एक ब्रॉडर पार्ट है, दैट इज अ ब्रॉडर पार्ट है, दैट इज नोन एज एम्प्यूला। और एम्प्यूला के बाद जो आगे ट्यूब है दैट इज नोन एज इस्थमस। उसको क्या कहेंगे हम? दैट इज नोन एज इस्थमस। बात यहां तक क्लियर हो रही है? अगर यहां से दिखाया जाए तो एक इस तरीके से पीछे की तरफ ऐसे आर्टरी जा रही है। क्या जा रही है? दैट इज एन आर्टरी। तो इस आर्टरी का नाम है दैट इज एन ओवरियन आर्टरी। इस आर्टरी का क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज एन ओवरियन आर्टरी। तो ये हो गया ओवरियन आर्टरी। अब अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है सर्विक्स का, ये पोर्शन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। Yes, sir. तो सर्विक्स का अगर आप ये पोर्शन देख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं दैट इज एन एक्सटर्नल ऑस, और ये अंदर वाला कहलाता है दैट इज एन इंटरनल ऑस, दैट इज एन इंटरनल ऑस, ठीक है। इसके बाद अगर यूट्रस की वॉल की बात करें तो अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? यूट्रस की वॉल, तो ये कहलाएगी एंडोमेट्रियम। इसके ऊपर दूसरी कहलाएगी मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली ये है बेसिकली आउटर वाली, दिस इज कॉल्ड एज अ पेरीमेट्रियम। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक यहां से भी लिगामेंट काम कर रहा होता है, एक लिगामेंट यहां से भी काम कर रहा है, और ये जो लिगामेंट है इस लिगामेंट को हम कहते हैं ओवरियन लिगामेंट, दैट इज एन ओवरियन लिगामेंट। तो ये स्ट्रक्चर कुछ समझ में आया? ये कहानी Yes, बताइए, sir. यहां तक कंप्लीट हुआ? Yes, sir. तो देख लीजिए एक बार दोबारा से। एक और चीज है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब यहां पर बेसिकली कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये कहलाता है दैट इज एन इंट्रा
mural, that is known as intramural part. तो इंट्राम्यूरल पार्ट कौन सा पार्ट है भाई? हाँ जी, जहां पर फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस आपस में कनेक्ट हो रहा है। यूट्रस का एक पार्ट है फंडस, और जो इसका मेन पार्ट है वो है बॉडी, यानी इसका मेन पार्ट क्या है? दैट इज द बॉडी। तो दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो ये पोर्शन कहलाता है दैट इज अ बॉडी ऑफ यूट्रस। और इसकी बात करें तो ये है कैविटी, बेसिकली ये है कैविटी। कैविटी के मायने आप जानते हैं कि यूट्रस के अंदर जो स्पेस है दैट इज नोन एज कैविटी। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? बताइए। Yes, sir.